हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही है कि नहीं। तो यार, आज आखिरी दिन है आप लोग के हिस्ट्री की तैयारी करने के लिए और अगले दिन आप लोग जा रहे होंगे आपका सेकेंड लास्ट पेपर देने के लिए, जो कि है हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। मेरी तरफ से यार आपके लिए पूरा कमिटमेंट है। जैसा कि आप जानते हो कि पूरा साल भर हमने आपको पढ़ा रखा है। वैसे तो ये पूरे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के जितने भी चैप्टर्स है उसके लेक्चर वीडियोस हमने ऑलरेडी 1-1.5 साल पहले ही बना के रखे थे। तो आज भी वो वीडियोस आप लोग देखते हो, अच्छी तरीके से देखो। जो लोग नहीं पता है, जिनको नहीं पता, वो जाके चेकआउट कर सकते हो और सभी वीडियोस को आप 2x की स्पीड पे देख सकते हो, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो लिखने में चीजें, याद रखने में चीजें आसान हो जाती है। और आप लोग के लिए कई सारे वीडियोस पिछले साल के भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बनाए थे, चाहे वो एमसीक्यूज हो, चाहे वो कंसेप्ट चार्ट हो, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे वो आपके शॉर्ट नोट्स हो, गिव रीजन हो। सभी चीज के वीडियोस को रीशेयर किया हमने टेलीग्राम पे, तो उन वीडियोस को भी ओपन करके आप देख सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली नए नए वीडियोस भी हम बना रहे हैं। पिछले दिन भी हम लोग ने 3 वीडियोस दिया था और हिस्ट्री का लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने आपको प्रोवाइड कर दी। बस आपको ब्रीफ और जो भी शॉर्ट नोट्स है वो थोड़ा सा अपने एंड से मेहनत करके पढ़ाई कर लेना है। तो जितने भी टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के पीछे वाले आपको शॉर्ट नोट्स दिखेंगे, ब्रीफ क्वेश्चन दिखेंगे, गिव रीजन दिखेंगे, उनको याद कर लो, बाय हार्ट कर लो। पेपर बहुत ईजी आता है दोस्तों, हिस्ट्री ज्योग्राफी, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का टेंशन बिल्कुल मत लेना। ठीक है, तो हिस्ट्री का तो पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं पॉलिटिकल साइंस के पार्ट के ऊपर। तो इसमें भी लगभग 2 से 3 वीडियोस हम बनाने वाले हैं, जिसमें पहला वीडियो है कंसेप्ट चार्ट के ऊपर। जितने भी 5 के 5 चैप्टर्स के जो कंसेप्ट चार्ट है, जो भी हम लोग निकाल सकेंगे, चाहे क्वेश्चन बैंक हो, चाहे वो हमारा एक्सपीरियंस के हिसाब से हो, कुछ टेक्सचुअल के हिसाब से हो, हर एक चीज हमने लाया हुआ है। तो लगभग 15 के आसपास होंगे, 15, 16, 17 के आसपास कंसेप्ट चार्ट है। इन सभी कंसेप्ट चार्ट को हम लोग देखेंगे एक एक करके, और आप लोग मेरे साथ साथ वीडियो को देखना। इस वीडियो को भी आप 1.5 की स्पीड पे लगा दो और मेरे साथ देखो, फटाफट से आपको लर्निंग हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बच्चा शुरू करेंगे हम लोग वीडियो। तो पहला दिख रहा है आपको, दैट इज पहला आएगा चैप्टर नंबर 1 का। दिस इज द चैप्टर नंबर 1 का। तो चैप्टर नंबर 1 में आपको, आप जैसे कि आप जानते होंगे कि चैप्टर नंबर 1 है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, डेमोक्रेसी क्या है। तो एक इसमें एक कंसेप्ट चार्ट पूछ सकता है, दैट इज द फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस। यानी जो गवर्नमेंट होती है, वो जब सरकार चलाती है, दैट इज नथिंग बट द गवर्नेंस। तो एक क्या फीचर होता है किसी गुड, यानी अच्छी सरकार की, अच्छी सरकार जो चलने वाली सरकार होती है, उसकी क्या खासियत हो सकती है और क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से यहाँ पे कंसेप्ट चार्ट दे रखा है, आपको फिलअप करना है। तो सबसे पहले इफेक्टिव एंड एफिशिएंट गवर्नमेंट, यानी जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए और एफिशिएंट होनी चाहिए। क्योंकि अगर एकदम इफेक्ट है उसका, समाज में लोग उसकी इज्जत कर रहे हैं और वो इफेक्टिव भी है, एट ए टाइम एफिशिएंट है, यानी खुद योग्य है, उसके अंदर जो मिनिस्टर्स है वो योग्य है, वो काबिल है, वो चीजें चला सकते हैं, सरकार चला सकते हैं, हमारे देश को ऊपर लेके जा सकते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। कुछ भी चीज हो रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने आनी चाहिए, तो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। ट्रांसपेरेंसी इन वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अगर कोई भी काम करती है, कोई पॉलिसीज निकाल रही है, कोई बिल पास कर रही है, तो उसमें आम जनता के लिए उसका ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, अगर आप छुप के काम कर रहे हो तो इंसान का, यानी एक आम जनता का गवर्नमेंट के ऊपर से विश्वास उड़ जाएगा, और अगर वो उड़ गया तो डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में आ सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी चीज है। और चौथा, दैट इज अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अकाउंटेबल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो ये सभी चीज आप लिख सकते हो। कोई भी अगर आपको कोई पूछता है दैट इज अ फीचर क्या है, कोई भी अच्छे गवर्नमेंट का फीचर क्या है, इसमें आप ये चीज लिख सकते हैं, दैट इज द फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस। ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाना। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि दिख रहा है बेसिक प्रिंसिपल्स एनश्रिंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? जैसे कि आप जानते हो कि हमारा जब संविधान लिखा गया था 1950, 26 जनवरी 1950 को, इसलिए हम गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन डे भी है। ठीक है, और उसमें जो हमारे बाबा साहेब अंबेडकर थे और उनकी पूरी टीम थी, इन सभी ने मिलके बहुत हार्डवर्क किया। कितने सारे अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े, उसके हिसाब से हमारे देश के लोग कैसे हैं, क्या चल सकता है, क्या नहीं चलता है, उसके हिसाब से बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लॉज बनाए, बहुत सारे अमेंडमेंट बनाए। तो वो कुछ चीजें हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो बेसिक प्रिंसिपल है, यानी कि जो बेसिक गुरु मंत्र होता है, वो क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि है राइट टू इक्वालिटी, यानी हर इंसान एक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? हर एक इंसान जो है वो एक है, दैट इज हर एक इंसान को अपने लिए लड़ने का हक है, दैट इज राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, हर कोई इक्वल है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, इक्वल। राइट टू फ्रीडम, हम सभी आजाद है, आजाद देश में है। 1947 के बाद हमें आजादी मिल गई, तो हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे। ठीक है, तो राइट टू फ्रीडम, हम सब स्वतंत्र है। राइट टू रिलीजन एंड कल्चर, हमारी जो मर्जी, हमको जो रिलीजन पसंद आ रहा है। आप कोई भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, लेकिन आपको अपना रिलीजन भी चेंज करना है, तो भी कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी मान्यता है। ठीक है, तो करने वाले देखो करते ही, ऐसी बात नहीं है। जो नहीं करना चाहता
कोई जोर जबरदस्ती नहीं है उनके ऊपर, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज लिखा गया है। लेकिन मुझे पता है, आप लोगों को भी पता है, ये सब चीजें इतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। तो राइट टू रिलीजन हो गया, कल्चर, आप जो कल्चर फॉलो करना चाहते हो आप कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। राइट टू एजुकेशन, सबको पढ़ने लिखने का अधिकार है। तो कोई गरीब व्यक्ति है, कोई भी ऐसा है, ठीक है, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति है या फिर कोई भी ऐसा, सबको पढ़ने लिखने का हक है। और ये चीज किसने बनाया है? ये चीज हमारे बाबा साहेब अंबेडकर की देन है, और शायद इसीलिए हमारा भारत देश जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। और कितनी प्राउड मूवमेंट वाली बात होती है कि यार ये चीज हमारे इंडिया में लागू हुआ। नहीं तो यार पहले के जमाने के लोग ऐसे थे जो नीचे वाले को और ज्यादा नीचे दबाते थे, ठीक है, तो ये चीज नहीं होती। तो दैट इज द वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छा लगता है ये सब चीजें, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है, दैट इज एट्रीब्यूट्स इन द रिप्रेजेंटेटिव। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो ये दूसरा है, एट्रीब्यूट्स इन अ रिप्रेजेंटेटिव। एट्रीब्यूट्स इन रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या? अब इसका मतलब ये होता है कि रिप्रेजेंटेटिव्स में क्या क्या एट्रीब्यूट्स होनी चाहिए। तो पहले ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, जो भी रिप्रेजेंटेटिव यानी जो भी मिनिस्टर्स है जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए, एकदम विश्वास योग्य होनी चाहिए। रिस्पेक्ट पब्लिक ओपिनियन, यानी पब्लिक ओपिनियन को रिस्पेक्ट देना चाहिए उनको, ठीक है, जो भी लोगों की राय है उसको सुने, उसके हिसाब से चीजें इंप्लीमेंट करे। एफिशिएंट होनी चाहिए, यानी एकदम काबिल होने चाहिए, और ऑनेस्ट होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए। नहीं तो यार आजकल तो मिनिस्टर साहब जानते ही हो कितने ईमानदार है, वो सब लोग जानते हैं। तो ये बहुत जरूरी चीज है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। बहुत ईजी है, ये छोटा ही वीडियो रहेगा, इसमें लगभग 15-20 जो भी कॉन्सेप्ट चार्ट है ये कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो एक एक करके इसको स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ये सब चीजें पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्या है? दैट इज लॉज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन एंड द सिक्योरिंग देयर डेवलपमेंट, यानी प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन के लिए क्या लॉज बनाए गए हैं और उनकी डेवलपमेंट के लिए क्या क्या लॉज हैं। तो 1952 में एक लॉ बनाया गया था, ध्यान से सुनना। 1952 में एक लॉ बनाया था जिसको बोलते हैं राइट टू एलिमनी एंड शेयर्स इन द फादर्स प्रॉपर्टी। पहले के जमाने में क्या होता था कि फॉर एग्जाम्पल कि जो हस्बैंड है अगर वो विमेन को छोड़ दिया, ठीक है, अगर विमेन को उसने क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो अब विमेन बेचारी कहां जाएगी? शादी होने के बाद विमेन घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, सामाजिक प्रेशर। तो इसलिए गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि मान लो कि हस्बैंड अगर छोड़ रहा है वाइफ को, तो वाइफ का पूरा हक बनता है कि वो जाके केस कर सकती है और अपने हस्बैंड में से जो हस्बैंड का जो प्रॉपर्टी है उसका मतलब एलिमिनाई मांग सकती है। प्रॉपर्टी नहीं, एलिमिनाई इज नथिंग बट द टेकिंग केयर करने के लिए, मतलब हर महीने का 5,000, 10,000, 20,000 जो भी खर्चा है उसका, वो खर्चा हस्बैंड को निभाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ये कोर्ट का रूल होता है। लेकिन आज के डेट में ऐसा भी हो गया है कि कुछ फीमेल्स जो है वो जानबूझ के इस चीज़ का गलत फायदा उठाती है, और इसके लिए बहुत सारे हस्बैंड यानी जो मेल होते हैं इनको कहीं ज़्यादा मेंटल प्रेशर से भी जूझना पड़ जाता है। आपको पता है फॉल्स एलिगेशन, यानी कि कितने झूठ आरोप लगाया जाता है मेल के ऊपर। तो समाज में ये भी हो रहा है, आज के डेट में लोग स्मार्ट हो गए हैं ना। फिर है फादर्स प्रॉपर्टी में एलिमिना, यानी कि अगर कोई लड़की है तो अपने फादर के बनाए हुए प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांग सकती है, ऐसा रूल गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। फिर 1961 में एक रूल था टाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, यानी दहेज लेना अपराध है, ठीक है, दहेज लेना अपराध है, इसको प्रोहिबिट किया जाना चाहिए, तो ये एक रूल बनाया था। 1961 में एक और रूल बनाया था मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, यानी अगर कोई फीमेल है, माँ बनती है, जब मैटरनिटी उनका होता है तो उसका कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। जैसे आज के डेट में आप देखोगे तो जब कोई फीमेल ऐसी है जो जॉब पे जा रही है लेकिन वो जो है माँ बनने वाली है, तो क्या होता है कि जो ऑफिसेस होते हैं उनको वर्क फ्रॉम होम दे देते हैं कि आप ठीक है घर पे से काम करो, और लास्ट का जो क्रिटिकल मंथ होता है 8-9 मंथ होता है उसमें छुट्टी मिल जाती है और उनको पेमेंट भी मिलता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ने बनाए हुए। 1993 में एक रूल था दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट जो हर इंसान का एक आम अधिकार होता है, उसके ऊपर प्रोटेक्शन के लिए रूल बनाए गए। तो इस प्रकार से चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दैट इज इलेक्शन वाला चैप्टर आ गया, मतलब चैप्टर नंबर 2। दिस इज द चैप्टर नंबर 2। इसमें क्या बोल रहा है? द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। प्रोसेस ऑफ इलेक्शन के 3 पड़ाव होते हैं। प्रोसेस ऑफ इलेक्शन का सबसे पहला पड़ाव है दैट इज द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन। आपको पता ही है कि हर इलेक्शन को करवाने में जो सबसे मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इलेक्शन कमीशन की होती है, और उसमें जो हेड होता है इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं। फिर उसके बाद होता है आम इंसान का रोल, यानी रोल ऑफ वोटर्स, ठीक है, और उसके अंदर होता है रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट्स। हर पॉलिटिकल पार्टी का और उसमें जो उम्मीदवार होते हैं उनके कुछ रोल्स होते हैं। तो क्या क्या रोल है पढ़ते हैं पहले। तो रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन क्या है? टू प्रिपेयर द वोटर्स लिस्ट, यानी कि भाई उनका काम ये भी होता है कि उनको वोटर लिस्ट बनाना होता है। जैसे मान लो कि आपको इलेक्शन आ रहे हैं, वैसे तो अभी 2024 में इलेक्शन है, लोकसभा का इलेक्शन है और महाराष्ट्र में भी इलेक्शन है। तो जब ये इलेक्शन जब होता है, ठीक है, जब ये इलेक्शन जब होता है तो नॉर्मल तौर पे क्या होता है कि इलेक्शन के पहले आपका वोटर आईडी यानी वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं वो आपको चेक करना पड़ता है, और उसके हिसाब से आप वोट देने जा सकते हो। अगर मान लो वोटिंग लिस्ट में आपका नाम नहीं आया तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो ये कौन करता है? ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो एक वोटर लिस्ट बनाए, और जो जो एलिजिबल है, यानी मैं 18 साल का अगर हो गया हूं तो मैं जाके वोट कर सकता हूं, तो हर एक एलिजिबल पर्सन का वोटिंग लिस्ट में नाम लेके आए। उसका दूसरा काम क्या है? टू डिसाइड द टाइम टेबल एंड प्रोग्राम ऑफ इलेक्शन। इन्हीं का काम होता है कि वो एक देखे
टाइम टेबल देखे कि कौन से डेट को इलेक्शंस करवा सकते हैं, कौन से शहर में, कौन से स्टेट में कब कब इलेक्शंस होगा। आप देखो पूरा लिस्ट आ चुका है। 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है मई अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, अप्रैल मई और जून में रिजल्ट है। तो ये 2-2.5 महीना पूरा इलेक्शंस चलने वाले हैं एकदम दबा के हर स्टेट के अंदर। मतलब ऑब्वियसली लोकसभा इलेक्शन मतलब पूरे कंट्री का इलेक्शन है, ठीक है। तो ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द रिकॉग्निशन पॉलिटिकल पार्टी। कोई नया पॉलिटिकल पार्टी आता है, कोई नया कैंडिडेट आता है तो उसको रिकॉग्निशन देना, उसको पहचान देना, ये भी इलेक्शन कमीशन का काम होता है। दूसरा होता है रोल ऑफ वोटर्स, ठीक है। रोल ऑफ वोटर यानी हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, यानी अगर जो 18 साल के ऊपर है तो उनका काम ये होता है कि टू गेट देयर नेम रजिस्टर। हमारा काम है रजिस्टर करना अपने आप को। अगर मुझे वोट करना है तो मुझे अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, तो मेरा एक वोटर आईडी कार्ड बन के आएगा, तब जाके मैं वोट कर पाऊंगा ना। तो अगर मैं 18 साल का हो गया, आप भी 18 साल के जब हो जाओगे तो आपको अपना वोटिंग कार्ड बनाना चाहिए और उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, टू कास्ट देयर वोट्स। जो भी आपके सुटेबल कैंडिडेट्स है, यानी कि मान लो कि आपको ये पर्सन को, ये पार्टी को, ये इंसान को वोट करना है, तो आप उस प्रकार अपना वोट दे सकते हो। और उसके बाद टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब आपको चुनना है ना, क्योंकि आप वोट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप चुन रहे हो, तो आपको चुनना है रिप्रेजेंटेटिव जो कि एफिशिएंट है, ऑनेस्ट है, ट्रस्टवर्दी है, उसके हिसाब से चुनना है, ठीक है। अब पॉलिटिकल पार्टी का क्या रोल होता है इसमें? पॉलिटिकल पार्टी और उनके जो उम्मीदवार होते हैं, ठीक है, उन जिनको हम वोट करते हैं, उनका रोल क्या है कि जैसी डेट ऑफ इलेक्शन आ जाता है, डेट ऑफ इलेक्शन डिक्लेयर हो जाता है, हर पॉलिटिकल पार्टी का काम है कि वो अपने अपने कैंडिडेट्स को इलेक्शन में उतारे ताकि उनको वोट मिल सके। और दूसरा काम, ये जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है शुड फिल द एप्लीकेशन, क्योंकि उनको भी एप्लीकेशन भरना पड़ता है, नॉमिनेशन अपना भरना पड़ता है। तो फिल द एप्लीकेशन विच इंक्लूड द इंफॉर्मेशन अबाउट द ओन सेल्फ, यानी कि हमारा खुद का, जैसे मान लो कि मेरे को इलेक्शन में खड़ा होना है, तो मेरी पार्टी ने बोला कि ठीक है राहुल तू इलेक्शन में खड़ा हो जा, लेकिन इलेक्शन में खड़ा होने के लिए मुझे एप्लीकेशन भरना पड़ेगा, उसमें मेरा हर एक चीज डिटेल रहेगा, हर एक चीज पूरा चिट्ठा बोलते हैं ना हम लोग, हर एक चीज का इंफॉर्मेशन मुझे देना पड़ेगा ताकि गवर्नमेंट को और जो इलेक्शन कमीशन वाले हैं वो मेरे बारे में जान सके। एंड नेक्स्ट, शुड फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट। जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना स्टे इन योर डिसिप्लिन, वैसा एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ये हमने पढ़ाया हुआ है चैप्टर नंबर 2 में। इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आता है, याद रख लेना। कोड ऑफ कंडक्ट चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ाया हुआ है, जाके याद कर लो कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। तो एक रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं हर एक के लिए, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ेंगे, कोड ऑफ कंडक्ट होता है। तो इस प्रकार से चीजें इलेक्शन कमीशन करते हैं और द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऐसा होता है, तो आप इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रख लो, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज कंप्लीट द फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट क्या है? ये है प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। तो इलेक्शन प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है? तो यहां पे कुछ चीजें लिखी हुई थी, कुछ चीजें हमने जो है आपको लिखने के लिए बोला है, तो जो जो रेड कलर में वो मैंने लिखा हुआ, यानी कि आपको वो फिलअप करना है। तो पहला डैश था, तो पहला क्या होता है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसीज का एस्टैब्लिशमेंट होता है, क्योंकि हर जगह का अपना अपना एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है। जैसे आप मान लो कि आप पालघर डिस्ट्रिक्ट में हो, तो पालघर डिस्ट्रिक्ट में भी कॉन्स्टिट्यूएंसी रहेगी, ठीक है। मान लो आप मुंबई में हो तो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, महाराष्ट्र में उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, मतलब जहां पे आप वोट जो है, मतलब जहां से एक पर्टिकुलर कैंडिडेट जो है खड़ा होता है, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये कैंडिडेट खड़ा हुआ, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये कैंडिडेट, तो उसका एस्टैब्लिशमेंट करता है। कौन करता है? ये सब इलेक्शन कमिश्नर्स करते हैं। उसके बाद फाइनलाइजिंग द वोटर्स लिस्ट, एक बार कॉन्स्टिट्यूएंसीज का एस्टैब्लिशमेंट हो गया, फिर वोटर लिस्ट का नाम आ जाता है कि कौन कौन एलिजिबल है वोट करने के लिए। उसके बाद नॉमिनेशन भरा जाता है, जो भी कैंडिडेट्स होते हैं ना उनका नॉमिनेशन भरा जाता है, जो भी इलेक्शन में खड़े होंगे, और उनका स्क्रूटनी होता है, मतलब उनका चेक वगैरह होता है कि यार ये कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल तो नहीं है, ऐसा नहीं है, तो स्क्रूटनी होता है उनके नॉमिनेशन फॉर्म का, कोई गलती तो नहीं होगी उनके नॉमिनेशन फॉर्म में, ये सब देखा जाता है। फिर होता है इलेक्शन कैंपेन, यानी हर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो भी कैंडिडेट्स है वो अपना प्रचार करते हैं, इलेक्शन कैंपेनिंग करते हैं, जा जाके मुझे वोट दो अब की बार, समझ गए क्या करना है, तो वोट ऐसा मांगते हैं। फिर एक्चुअल वोटिंग होती है, इलेक्शन कैंपेनिंग खत्म हो जाता है, तो उसके बाद वोटिंग करवाई जाती है। तो एक्चुअल वोटिंग हम जैसे लोग वोट डालने जाते हैं, तो वोट होने के बाद फिर होता है काउंटिंग ऑफ वोट्स, वोट्स को काउंट किया जाता है, एंड उसके बाद रिजल्ट आ जाता है इलेक्शन का। जैसे इलेक्शन का रिजल्ट आ गया तो लोगों को पता चल गया कि कौन सी पार्टी जीती है, कौन सा कैंडिडेट जीता है। उसके बाद मान लो कोई अगर डिस्प्यूट्स हुआ था तो उसको रिजोल्व करना पड़ता है सबसे लास्ट में, दैट इज द रिजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन। इलेक्शन के रिगार्डिंग कोई भी डिस्प्यूट्स, कोई भी बवाल, कोई भी ऐसा झगड़ा हुआ रहेगा तो उसको रिजोल्व कर सकते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, दैट इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये चीज भी बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहां पे ध्यान देना, जो कि है कंपोनेंट विच मेक इंडियन डेमोक्रेसी सक्सेसफुल, ठीक है। जो भी इंडियन डेमोक्रेसी है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल है? तो सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द डेमोक्रेसी, ये एक रिस्पॉन्सिबल है, हमने पूरा पढ़ाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है लॉज रिलेटेड टू वुमेन एंड प्रोविजन फॉर रिप्रेजेंटेशन, वुमेन्स के लिए बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं। द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स यानी एट्रोसिटीज एक्ट, ये बनाए गए हैं। पॉलिटिकल मेच्योरिटी हो गया,
सिग्निफिकेंट जुडिशियल डिसीजन, अगर गलत डिसीजन रहेगा जुडिशियल का या फिर कोई सरकार अपनी मनमानी कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट खुद आ जाता है, जुडिशियल सिस्टम खुद आ जाता है उसकी रखवाली करने के लिए। पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज, जो रिजर्वेशन जो रिजर्व कास्ट के जो लोग होते हैं उनको सीट्स देना, माइनॉरिटी वाले लोग को सीट्स देना, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू वोट, ये सभी चीज क्या हो जाते हैं, एक कंपोनेंट हो जाते हैं किसके, इंडियन डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो इसको भी आप जरूर से याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो एंड फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है बच्चा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, ये आ जाता है आपका वर्क डन बाय इलेक्शन कमीशन वोटर्स लिस्ट। मतलब जो इलेक्शन कमीशन जब वोटर लिस्ट तैयार जब करता है तो उस टाइम पे वो क्या क्या करता है, उसका वर्क डन क्या है। तो पहला है टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ एलिजिबल वोटर्स, तो जो भी एलिजिबल वोटर्स होते हैं, ठीक है, जो भी एलिजिबल वोटर्स है बच्चा उसका एक लिस्ट बनाना। क्योंकि अगर मान लो क्योंकि क्या होता है देखो, अगर मैं एलिजिबल हूं यानी मैं 18 साल के ऊपर का हूं तो आई एम द एलिजिबल पर्सन टू वोट, मैं किसी को भी वोट दे सकता हूं। मैं 18 साल का अगर हो गया तो मेरा अगर वोटिंग कार्ड वोटर आईडी कार्ड बन गया है तो मैं वोट कर सकता हूं। तो ये भी कौन बनाता है, ये लिस्ट पूरा इलेक्शन कमीशन ही बनाता है। ठीक है, उसके बाद अपडेट द एग्जिस्टिंग वोटर्स लिस्ट, मान लो कि वोटर लिस्ट बना गया था लेकिन उसके बाद भी और जो लोग हैं वो ऐड हो रहे हैं तो उसको अपडेट करना, यानी वोटर लिस्ट को भी अपडेट करना इनका काम होता है। फिर इंक्लूड द नेम ऑफ न्यू वोटर्स, जो नए नए वोटर्स आते हैं उनका नाम भी उस लिस्ट में शामिल हो जाना चाहिए, वो हो गया। एंड टू इश्यू द आइडेंटिटी कार्ड, जिसको वोटर आईडी कार्ड बोलते हैं, तो वो आइडेंटिटी कार्ड जो है वो भी गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन का ही काम है। हम जो अप्लाई करते हैं कि भाई हमने 18 साल के ऊपर हो गए, मेरा ये एड्रेस है, मेरे को वोट करना है, तो आप जब अप्लाई करोगे तो आपका बदले में क्या आएगा, एक आइडेंटिटी कार्ड बन के आएगा, यानी वोटिंग आईडी कार्ड बन के आएगा। और वो चीज़ बहुत जरूरी होता है वाइल द वोटिंग, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे भी कुछ कंसेप्ट चार्ट जो है वो आ सकते हैं, बिल्कुल ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर आ गया, मतलब चैप्टर नंबर 3 आ गया आपका। चैप्टर नंबर 3 क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। तो पॉलिटिकल पार्टीज के हिसाब से चीजें लिखी हुई है। अब मैंने आपको हर बार बताया कि जितने भी हमारे देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज है, आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू भी या फिर आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ना है तो वो पढ़ लो। जितने भी महाराष्ट्र के अंदर रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है उनके नाम याद रख लो और उनका एस्टैब्लिशमेंट ईयर याद रख लो। या मान लो कि कांग्रेस कितने साल, मतलब कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुआ, बीजेपी कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुआ, तृणमूल कांग्रेस कौन से ईयर में। तो ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, शिवसेना, मनसे, एमएनएस, एनसीपी, देयर आर सो मेनी पॉलिटिकल पार्टीज, उन सभी के एक लिस्ट बनाओ, नाम और उसके एस्टैब्लिशमेंट ईयर। इतना काम कर लो, इसके बेस पे कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे, चाहे वो एमसीक्यूज में हो, चाहे वो कंसेप्ट चार्ट में हो, या फिर ऐसे भी पूछे जाते हैं तो यार डायरेक्टली आपको हेल्प हो जाएगा। तो वो आप काम कर लेना ये चीज। ठीक है, तो कुछ है हमारे पास, जैसे कि 1885 दिया हुआ है, तो 1885 में सबसे पहले बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, अंग्रेज के जमाने की पार्टी है, करेक्ट है। जब अंग्रेज हुआ करते थे तब से ये पॉलिटिकल पार्टी काम कर रही है फॉर द फ्रीडम मूवमेंट एंड कई सारे और चीज़ों में। तो 1885 में जो ऑल इंडिया कांग्रेस है, जिसमें आप देखोगे तो आईएनसी बोलते, कांग्रेस बोलते, पंजा उसका सिंबल है, तो ये कांग्रेस पार्टी 1885 से बनी हुई है। उसके बाद 1980 में लगभग अगर आप देखोगे तो लगभग 100 साल के बाद, 100 से थोड़ा कम, 95 ईयर्स के बाद बनी भारतीय जनता पार्टी, जो इस टाइम पे रूलिंग पार्टी है, जिसको हम लोग बीजेपी बोलते हैं। ये हमारे देश की रूलिंग पार्टी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इन्हीं के प्राइम मिनिस्टर है, इस पार्टी के प्राइम मिनिस्टर है पूरे देश के। तो बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के है वो, ठीक है, नरेंद्र मोदी जो कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है। तो वो कब बनी थी पार्टी, 1980 में बनी थी। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी, जिसको बीएसपी कहा जाता है, ठीक है ना, बीएसपी, इनकी भी जो हेड पर्सन थी वो मायावती, आपको पता ही होगा। तो ये पार्टी 1984 में बनी थी, तो आपको याद रखना, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी 1984 में। और एक पार्टी है 1998 में बनी थी जिसका नाम था तृणमूल कांग्रेस, जो वेस्ट बंगाल की सीएम है, डॉक्टर है कि नहीं पता नहीं, ममता बनर्जी उनका नाम है, ठीक है, ममता बनर्जी जो है वो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है। तो उनकी ही पार्टी है ये तृणमूल कांग्रेस, जो कि 1998 में बनी थी। ऐसे और भी कई सारे पार्टीज है दोस्तों, आप लोग उनके नाम और उनके एस्टैब्लिशमेंट ईयर याद रख लेना, क्योंकि कंसेप्ट चार्ट यही आएगा ये गारंटी नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम आ सकता है, तृणमूल कांग्रेस की जगह पे शिवसेना आ सकता है, एनसीपी आ सकता है, या फिर कोई और पार्टी होगा पूरे देश में, कुछ भी आ सकता है। तो उन सभी के नाम और एस्टैब्लिशमेंट ईयर इतना कर लो, ये ऐसे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे बहुत अच्छे से, समझ में आ गया। तो चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्या है अगला क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। इसमें बोल रहा है मेजर रीजनल पार्टीज इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन कौन सी रीजनल पार्टीज है। महाराष्ट्र की पार्टीज की बात करेंगे तो भाई हम लोग सबसे पहले शिवसेना बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत पुरानी भी है और काफी मतलब ग्रेट महान व्यक्ति ने स्टार्ट किया था, ठीक है ना, बाला साहेब ठाकरे, हम मानते हैं उनको बहुत ज्यादा। तो शिवसेना पार्टी, फिर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस पार्टी, फिर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई बोलते हैं उसको, फिर पीजेंट्स एंड वर्कर पार्टी, और ऐसे अनगिनत और भी कई सारे पार्टी है जो हमारे महाराष्ट्र में काम करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो ये कुछ मेजर नाम है जो ज़्यादातर सामने आते हैं, लाइमलाइट में आते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे नेशनल पार्टी भी है जो महाराष्ट्र में है।
ठीक है। लेकिन ये मेन, आप अगर क्वेश्चन आता है कि रीजनल पार्टीज कौन कौन से हैं महाराष्ट्र में, तो आप इनके नाम लिख सकते हो, डेफिनेटली से आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो स्क्रीनशॉट आप ले लो, हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कुछ चार्ट दिया हुआ है। मान लो कि कोई भी पार्टी दे सकता है, इसके लिए मैंने बोला कि पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में थोड़ा पढ़ लेना। तो जैसे मान लो शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी के बारे में दिया है। शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, मेन पॉलिटिकल पार्टी है महाराष्ट्र के अंदर, पहली बात तो ठीक है, ऑब्वियसली इनका बोलबाला है। तो पॉलिटिकल पार्टी, मेन पॉलिटिकल पार्टी महाराष्ट्र के अंदर एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1966 में। ऑब्वियसली उस जमाने में, यानी आज से अगर हम काउंट करेंगे तो भी 50, 55, 60 साल पुरानी पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है। 60 भी कैसा कम बोल दिया मैंने, शायद 65 के आसपास पुरानी। ठीक है, तो मेन पॉलिटिकल पार्टी महाराष्ट्र में 1966 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ मराठी पीपल। क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी पीपल है तो उनकी हक उनको मिलना चाहिए। पहले के टाइम पे क्या होता था कि बहुत सारी अन्याय वगैरह चीज़ें होती थी, की वजह से बाला साहेब ठाकरे सामने आए थे और उन्होंने ये पार्टी बनाई थी एंड लोगों का कल्याण किया था। तो मराठी पीपल के हक के बारे में, प्रमोशन ऑफ मराठी लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज जो है मराठी, उनको प्रमोट करने के लिए, तो ये कुछ चीज़ें जो है इस पार्टी का मेन ऑब्जेक्टिव था, या फिर बोल सकते हो ना आप आइडियोलॉजी, जो विचारधारा है इस पार्टी की ये थी। और 1995 में इट एंटर्ड इनटू कोएलिशन, 1995 में ये एक गठबंधन में आया। किसके साथ आया, बीजेपी के साथ गठबंधन में आया और उन्होंने अपनी सरकार महाराष्ट्र के अंदर बनाई। ठीक है, पावर आया महाराष्ट्र के अंदर, 1995 में उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी और स्टेट गवर्नमेंट में इनकी सरकार थी। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर आ सकता है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो और डेफिनेटली अच्छी तरीके से याद कर लेना, बाय हार्ट कर लेना। ठीक है, चलिए हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। ये भी क्या है, नेशनल पार्टीज, तो वही चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। इसमें बोल रहा है मेजर नेशनल पार्टीज इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से नेशनल पार्टीज है। अब नेशनल पार्टीज मतलब जो पूरे नेशन के हिसाब से काम करता है। तो यार जैसे कि जो रूलिंग पार्टी है वो लिख दो सबसे पहले, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी जिसको बोलते हैं। फिर एक इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, आईएनसी, नेशनल कांग्रेस पार्टी। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी पार्टी है। फिर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, जिसको टीएमसी कहते हैं। नेशनलिस्टिक कांग्रेस पार्टी, एनसीपी हो गया। कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी हो गया। तो ऐसे और भी कई अनगिनत पॉलिटिकल पार्टीज है जो पूरे नेशन के हिसाब से काम करते हैं। तो ये कुछ नाम है, आप इसको जरूर से ध्यान में रख लेना, और भी 2-4 याद रख लो, एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी पूछता है या फिर शॉर्ट नोट भी पूछता है, तो अच्छी तरीके से आप लोग याद रख लेना। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा मेजर मूवमेंट्स इन इंडिया, मतलब ये चैप्टर नंबर 4, तो पॉलिटिकल मूवमेंट एंड सोशल मूवमेंट जो चैप्टर है, चौथा चैप्टर, जिसमें आंदोलन के बारे में दिया हुआ है। जितने भी आंदोलन हुए हैं उनके बारे में तो सबसे पहले पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉलिटिकल पार्टी में, माफ करना, पॉलिटिक्स में, मतलब आपके जो पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है इसमें। तो मेजर मूवमेंट्स यानी कौन कौन से आंदोलन हमारे भारत देश में हुए हैं, उन सभी के नाम लिखने। तो फार्मर मूवमेंट हुआ था, किसान मूवमेंट, किसान का आंदोलन हुआ था कि भाई हमको अच्छे प्राइजेस में हमारे क्रॉप चाहिए, हमको भी एग्रीकल्चर को एक इंडस्ट्री मानो, हमको हमारे हक की चीज़ें दो। ऐसे कई सारे आंदोलन हुए थे, फार्मर्स का डिमांड था। फिर लेबर मूवमेंट था, जो नॉर्मल कामगार लोग होते हैं, जो काम करते हैं, लेबर्स जो लोग होते हैं, उनको अपना जो दिहाड़ी मजदूरी है वो प्रॉपर मिलना चाहिए, सही दाम मिलना चाहिए और सही तरीके से मिलना चाहिए, टाइम पे मिलना चाहिए। तो ये कुछ डिमांड थे लेबर मूवमेंट, आप डिटेल में पढ़ लेना। ट्राइबल मूवमेंट थे, जो ट्राइबल लोग होते हैं उनके भी कुछ आंदोलन थे। वुमेन्स के ऊपर पहले बहुत अत्याचार होता था, पढ़ने लिखने का हक नहीं होता था, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती थी, तो उन्होंने भी आंदोलन किया। वुमेन्स मूवमेंट, कंज्यूमर मूवमेंट, यार कंज्यूमर को कैसे, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो कंज्यूमर के खिलाफ जाती थी, गलत प्रोडक्ट आ गया, कुछ ऐसी चीज़ हो गई, तो कंज्यूमर मूवमेंट, जागो ग्राहक जागो, यार एक एड कैंपेनिंग चलता था पहले, तो कंज्यूमर मूवमेंट होता था। फिर इन्वायरमेंट्स मूवमेंट, यानी कि हमारे वातावरण को, इन्वायरमेंट को बचाना है, उसके लिए आंदोलन। तो ऐसे कई सारे आंदोलन हुए हैं हमारे पूरे भारत देश के अंदर, तो ये आप कुछ नाम जो है वो याद रख सकते हो। क्लियर, समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, अगला और भी कुछ देख लेते हैं। नेक्स्ट है डिमांड्स ऑफ फार्मर मूवमेंट। जो फार्मर मूवमेंट था एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बेस पे भी कंसेप्ट चार्ट अलग से पूछ सकते हैं। तो फार्मर मूवमेंट्स के क्या क्या डिमांड थे। तो पहला डिमांड था एप्रोप्रिएट प्राइस फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, यानी वो खेती करते थे, इतना दिन रात एक करके मेहनत करके वो लोग खेती करके फसल उगाते, उन फसल को बेचने जब जाते तो उनको उसको अच्छा प्राइस नहीं मिलता। तो उनका डिमांड ये था कि हम जो भी फसल उगा रहे इतना मेहनत करके उसका सही दाम हमें मिले, ताकि हम भी गुजारा कर सके। नेक्स्ट है डेप्थ रिलीफ, यानी किसान के ऊपर जो कर्जा हो जाता है उसकी थोड़ी माफ़ी की जाए, या फिर थोड़ा सा हम लोग को रिलीफ मिला जाए। जो भी कर्जा है, डेप्थ मतलब क्या होता है, डेप्थ मतलब होता है कर्जा। जो भी वो लोग लोन लेते हैं ना, किसान लोग जाके अपने फसल को उगाने के लिए, खेती करने के लिए जो लोन लेते हैं सरकार से, वो सरकार उनका कर्जा माफ़ कर दे। और आज भी कहीं ना कहीं ये चीज़ होता है, आपने देखा होगा किसान के आंदोलन आज भी चलते हैं कहीं ना कहीं, कि हमारा प्राइस सही दो। एमएसपी के ऊपर अभी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपको पता है, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस के ऊपर भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी, करेक्ट है।
तो वो चीज़ ध्यान में रखना है। फिर एग्रीकल्चर टू बी ट्रीटेड एज इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर को भी एक इंडस्ट्रीज के तौर पे देखा जाए। ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि इसमें मेहनत नहीं है, इसमें उल्टा ज़्यादा मेहनत है, तो इसको भी एक इंडस्ट्री के पैमाने पे देखा जाए। नेक्स्ट है डेप्थ कैंसिलेशन, मेरा कर्ज माफ़ी किया जाए, यानी किसान बोलता है कि हमारा कर्ज पूरा माफ़ कर दो, खत्म कर दो, कैंसिल कर दो। नेशनल पॉलिसी फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारे नियम कानून और पॉलिसीज़ लेकर आओ जो पूरे इंडिया के लिए हो। तो ऐसे कई सारे डिमांड्स है फार्मर मूवमेंट के। तो किसान लोग जब आंदोलन करते हैं तो ये कुछ डिमांड्स अपने सामने रखते हैं सरकार के लिए। ठीक है, क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये चीज भी समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लिया। एंड आखिरी क्वेश्चन फॉर टुडे, एंड ये पूरे पॉलिटिकल साइंस का आखिरी कंसेप्ट मैप जो कि होने वाला है चैप्टर नंबर 5 से। ठीक है, देख लो क्या बोल रहा है। चैलेंजेस बिफोर इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी जब हो रही थी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, फिर हमारा लोकतंत्र हमको बनाना था, डेमोक्रेसी बनाना था, करेक्ट है। तो उसमें उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं और अभी भी फेस कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा है कम्युनलिज्म एंड टेररिज्म। आज भी आप देखोगे तो कम्युनलिज्म होता है, टेररिज्म आतंकवादी बहुत सारे हैं, आतंकवाद फैल रहा है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को चैलेंज कर रहा है। नेक्स्ट है लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट, जो नक्सल्स है, नक्सलिज्म जो हो रहा है, ये भी लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये भी एक चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे डेमोक्रेसी के लिए। करप्शन, घूसखोरी आज भी चलती है, कहीं भी सरकारी जो कर्मचारी है, कई सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी करप्शन लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, आज भी आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे पॉलिटिक्स में मिनिस्टर्स है, पॉलिटिक्स में अच्छे लेवल पे लोग हैं जिनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन है, बहुत सारे क्रिमिनल चार्जेस है उनके ऊपर। ठीक है ना, क्रिमिनल्स है वो लोग। तो ऐसे कई सारे लोग आपको मिल जाएंगे। एंड सोशल चैलेंजेस, बहुत सारे सामाजिक और सोशल चैलेंजेस भी है जो सामना करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को ये चीज़ भी समझ में आ गया होगा। तो जरूर से इसको देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो बस यही था दोस्तों हमारा लेक्चर वीडियो, जिसमें हमने पूरा डिटेल तरीके से हमने ये पूरा का पूरा लेक्चर्स को कंप्लीट कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, बस एक और वीडियो आ जाएगा होपफुली आपके लिए, जो भी एमसीक्यूज एंड जो भी इंपॉर्टेंट ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन है वो सब एक ही में कवर करा दूंगा। ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर वीडियो डाल दूंगा। तो आप लोग बस अपने एंड से मेहनत करते रहना। हमने यार पूरा साल भर आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, अब हमारी तरफ से हमने योगदान पूरा दे दिया, लेकिन पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से जो बचे हुए 2 पेपर है उसको भी लिखोगे और एग्जाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स परसेंटेज लेकर आओगे। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, और पहली बार आए हो चैनल में तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। दोस्तों तो चलो गाइस, जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।